गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण एवं शांति निर्वहन या यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग एंड पीस मेकिंग पे हम बात करेंगे। फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन भूमिका की बात करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि युद्ध सदैव ही मानवता के लिए भयानक रहता है। अगर हम 1914 में बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह युद्ध कब तक चला? 1919 तक। जिसके क्या निकले? भयानक परिणाम निकले, जिसमें संपूर्ण मानवता क्या उठी? कांप उठी। अतः विश्व नेता और राजनीतिज्ञ यह सोचने लगे कि यदि मानवता और मानव के अस्तित्व को अगर स्थिर रखना है तो युद्धों को रोकना जरूरी है। विश्व शांति सुरक्षा को बनाए रखना क्या है? जरूरी है। अतः इसी उद्देश्यों के प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्र संघ क्या आया? अस्तित्व में आया। लेकिन इस संस्था के बाद यूएनओ जो था विश्व शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने में नाकाम रहा, फिर विश्व युद्धों की तरफ दौड़ पड़ा। अतः हम कह सकते हैं कि इस अनेक परमाणु बमों का प्रयोग किए जाने लगा और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। विश्व नेता और राजनीतिज्ञ अब यह अनुभव करने लगे कि यदि एक और विश्व युद्ध हो गया, मान लो कि यदि एक और विश्व युद्ध हो जाता है तो उससे क्या होगा? पूरी मानवता का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अतः अगर तृतीय विश्व युद्ध से देश को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? तृतीय विश्व युद्ध से बचना है तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए ताकि विश्व शांति और सुरक्षा को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। अतः अनेक राजनीतिज्ञों के द्वारा, अनेक विधिवेताओं के द्वारा अनेक सम्मेलन किए गए, अनेक जो है संगोष्ठियाँ की गई, संगोष्ठियों पर विचार विमर्श किया गया और अंत में जो है यूएनओ नामक संगठन क्या आया? अस्तित्व में आया। और इस संगठन को ही विश्व शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने का क्या दिया गया? दायित्व दिया गया। उसके बाद मैं बात करूंगी कि यूएनओ और सामूहिक सुरक्षा क्या है, या यूएनओ या शांति निर्माण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अणु अस्त्रों की होड़ ने क्या किया कि मानव सुरक्षा में क्या हो गया? भय उत्पन्न, डर पैदा हो गया मानव के अंदर, इंसान के अंदर। विश्व के छोटे और परमाणु रहित देश जो थे, परमाणु क्षमता वाले देशों के भय से क्या लगे? कांपने लगे, असुरक्षित महसूस करने लगे। अतः विश्व के अनेक देशों ने यह अनुभव किया कि एकता में ही क्या है? शक्ति है। अतः चुनौतियों का सामना करने और मानव हितों की रक्षा हेतु हमें क्या करना पड़ेगा? सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को क्या देना पड़ेगा? महत्व देना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा में शांति निर्माण और शांति निर्वहन के साधन को क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके बाद उसके हम अर्थ की बात करेंगे। सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय देश की सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक सुरक्षा प्रयासों से लिया जाता है। समस्त देश क्या होते हैं? अपने सुरक्षा प्रयासों के प्रति जागरूक रहते हैं तथा यदि किसी देश पर आक्रमण हो जाए तो सामूहिक सुरक्षा के अधीन समस्त देश मिलकर उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो उसे हम कहेंगे सामूहिक सुरक्षा। ये दो शब्दों से बनता है, सामूहिक और सुरक्षा से मिलकर बना है। अर्थात अगर एक कंट्री दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो दूसरे कंट्री जिस पर आक्रमण किया जा रहा है उसका साथ देंगे और जो आक्रमण करने वाला देश है उसके विरुद्ध क्या करेंगे? सामूहिक कार्यवाही करेंगे। उसके बाद हम परिभाषा करेंगे जॉर्ज श्वर्जनबर्गर के अनुसार सामूहिक सुरक्षा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध किसी आक्रमण को रोकने तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र है। अर्थात सामूहिक सुरक्षा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध, मान लो कि कोई कंट्री कोई आक्रमण करता है, उसको रोकने के लिए बनी हुई है या उसके विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया करने के लिए बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामूहिक सुरक्षा। इसी प्रकार पामर परकिंस की परिभाषा भी हम इसमें दे सकते हैं। शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना क्या कहलाता है? सामूहिक सुरक्षा।
यानी कि शांति के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसको रोकना क्या कहलाता है, सामूहिक उपाय कहलाता है। इसके अलावा आप एक परिभाषा मार्गेंथो की भी दे सकते हो, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है सामूहिक सुरक्षा को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि सामूहिक सुरक्षा को हम निम्नलिखित अर्थों में या बेहतर ढंग से भी इसको हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे किसी एक राज्य पर किया गया हमला सभी राज्यों पर हमला माना जाएगा। मान लो कि कोई एक कंट्री या एक राज्य पर कोई हमला करने जा रहा है, जब हमला कर रहा है तो वो ये सोचेंगे, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी राज्य क्या सोचेंगे कि सभी पर वो हमला है। यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो ये भी खतराग्रस्त राष्ट्रों की ओर से शेष सभी राष्ट्र उसके विरुद्ध क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा अकेले उस राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता है। ये आक्रमणकर्ता राष्ट्र के अतिरिक्त सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार है। अतः सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही के अंतर्गत जो है सामूहिक कार्रवाई के भय से ही कई बार आक्रमणकर्ता राष्ट्र अपना कदम पीछे खींचकर हमले का विचार भी त्याग देता है। अतः इसी आधार पर हम सामूहिक सुरक्षा या कोलेक्टिव सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स करेंगे, जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंध का साधन है। कोलेक्टिव सिक्योरिटी ए डिवाइस ऑफ ए पावर मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा ही शक्ति की धारणा को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक देश शक्ति को ही प्रमुख मानता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, एक व्यक्ति कमज़ोर है, तो कभी भी वो दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकता। सेम प्रोसीजर कोई राष्ट्र है, अगर वो शक्तिशाली नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक देश जो है शक्ति की धारणा को क्या देता है, महत्व देता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति को क्या माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। अतः सामूहिक सुरक्षा को शक्ति प्रबंध व अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के साधन के रूप में प्रयुक्त भी किया जाता है। अगर मैं सामूहिक सुरक्षा की बात करूं, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी शक्ति प्रबंध को महत्व दिया जाएगा। मान लो कि एक कंट्री दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, या एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करने जा रहा है, या एक देश दूसरे देश को धमकी देता है, तो उस स्वरूप में सामूहिक सुरक्षा क्या करती है, शक्ति का प्रयोग करके उस देश के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या व्यवस्था को क्या देगी, बढ़ावा देगी। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भी शक्ति प्रबंध को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अतः शक्ति प्रबंध सामूहिक सुरक्षा में एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। सेकंड पॉइंट आता है, शांति एक मार्ग है, वे टू पीस। शांति हमारे लिए एक मार्ग होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा को क्या, शांति का एक मार्ग माना गया है। शांति को एक मार्ग के रूप में जो है बनाया जाता है। सुरक्षा की समस्या जो होती है राज्यों के आपसी संबंधों की एक पुरानी समस्या है। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी सुरक्षा को महत्व देता है, दूसरों की सुरक्षा को वो महत्व नहीं देना चाहता। परंतु जो शांति होती है, शांति एक ऐसा मार्ग है जो सामूहिक सुरक्षा से भिन्न होता है। अब किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा के लिए उसी राष्ट्र की चिंता नहीं है, बल्कि यह समस्त विश्व समुदाय की समस्या है। यानी कि इस पॉइंट में क्या है कि शांति एक मार्ग है। अगर सामूहिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, कलेक्टिव सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि ओनली, मान लो कि यूएनओ के 193 राष्ट्रों की अगर हम बात करें, तो 193 राष्ट्र जो हैं वो एक हैं, उनके उद्देश्य सिद्धांत यूएनओ के सेम है। अगर इन देशों में एक कंट्री जो है किसी देश पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो ये यूएनओ के जो 193 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि
सामूहिक सुरक्षा की भिन्नता इस आग्रह में निहित है कि अब किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा जो है अकेले उसकी सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे समस्त विश्व समुदाय की समस्या है। अतः शांति के तीन मार्ग हैं जो सभी राष्ट्रों को जो है उन तीनों मार्गों को क्या देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। जैसे सभी को सामूहिक सुरक्षा को महत्व देना पड़ेगा, निशस्त्रीकरण को महत्व देना पड़ेगा, शांतिपूर्ण निपटारा सभी को महत्व देना पड़ेगा। ये तीन परस्पर अंतर संबंधित विषय हैं जो सभी कंट्री जो है इसका क्या करेंगे, पालन करेंगे सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत। अगला पॉइंट आता है आक्रमण सार्वभौमिक है, एग्रेशंस आर यूनिवर्सल। सामूहिक सुरक्षा की अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या है कि युद्ध व आक्रमण को आवश्यक मानती है ये सामूहिक सुरक्षा, और इसका विचार क्या है कि इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से अब तक अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश दूसरे देशों से अपनी बातों को मनवाने के लिए आक्रमण या युद्ध की सहायता लेता है। अतः आक्रमण क्या है, एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सामूहिक सुरक्षा का महत्व क्या है, शांति सुरक्षा को बनाए रखना, लेकिन यहाँ पे विशेषता में आता है कि आक्रमण सार्वभौमिक है। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक कंट्री युद्ध और आक्रमणों को महत्व देगा ही देगा। क्यों देगा, तो कि मान लो कि अदर कंट्री किसी कंट्री पर कब्जा कर रहा है, जो उस पर आक्रमण कर रहा है, जो उस पर युद्ध कर रहा है, तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भी उसको रोकने के लिए आगे उसके साथ युद्ध व आक्रमण करना ही पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि आक्रमण क्या है, एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है कि यह एक मध्य स्तरीय व्यवस्था, इट इज़ ए मिडल लेवल सिस्टम है, इसको मिडल लेवल सिस्टम भी माना गया है। जैसे सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो ये अवधारणा जो है कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना गया इंटरनेशनल लेवल पर इसको। जय शक्ति संतुलन के सिद्धांत तथा विश्व सरकार के मध्य की व्यवस्था है। अर्थात जो ये सामूहिक व्यवस्था है ये क्या करती है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत की अगर हम बात करें तथा विश्व सरकार के मध्य ये क्या करती है, सामंजस्य पैदा करती है। इसका साधारण अर्थ क्या होता है, शक्ति आधिपत्य भी इसको हम कह सकते हैं। यह शक्ति आधिपत्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से स्थापित शक्ति आधिपत्य से काफ़ी क्या होती है, बड़ी होती है, परंतु इतना बड़ा भी नहीं जितनी की विश्व सरकार की धारणा। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शक्ति आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। इसी आधार पर इसे एक मध्य स्तरीय व्यवस्था क्या किया गया, स्वीकार किया गया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शक्ति को महत्व दिया जाता है, शक्ति आधिपत्य को महत्व दिया जाता है। यानी कि शक्ति आधिपत्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत की तरह ही होता है। अतः इसको हम मानेंगे कि ये बीच का काम करती है, ये एक मध्य स्तरीय व्यवस्था है जो शक्ति संतुलन और विश्व सरकार के मध्य की व्यवस्था कही जाती है। शत्रु, अगला पॉइंट आता है हमारा, शत्रु युद्ध अथवा आक्रमण है, राज्य नहीं। सामूहिक सुरक्षा की धारणा क्या है, आक्रमण और युद्ध को यह शत्रु स्वीकार करती है, न कि उस राज्य को यह शत्रु या युद्ध या आक्रमण करता है। यानी कि सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा होती है वो आक्रमण और युद्ध को शत्रु स्वीकार करती है। जो आक्रमण है या युद्ध है वो शत्रु है उसका, न कि उस राज्य को ये युद्ध या आक्रमण करता है। यानी कि कोई राज्य युद्ध आक्रमण करता है तो राज्य को शत्रु नहीं कहा जाएगा, आक्रमण और युद्ध को शत्रु का ये नाम दिया जाता है सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत। अतः सामूहिक सुरक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आक्रमण व युद्ध को रोकना, ताकि इसके माध्यम से आक्रमणकारी राष्ट्र किसी तरह का लाभ न प्राप्त कर सके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या है, सामूहिक सुरक्षा को निवारक व्यवस्था के रूप में भी माना गया है। यानी कि डिफरेंट सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी एज ए डिफरेंट सिस्टम। यह अपनी आक्रमण प्रवृत्ति के कारण क्या है, किसी भी राज्य के लिए प्रभावशाली निवारक व्यवस्था सिद्ध होती है। यानी कि किसी भी राज्य के लिए प्रभावशाली निवारक व्यवस्था सिद्ध होगी ये। इस व्यवस्था में क्या होता है
कि इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि उसे किसी भी अन्य राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी आक्रमण का सामना समस्त राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति द्वारा ही करेंगे। मान लो कि किसी कंट्री पर कोई आक्रमण कर दिया गया या कोई देश आक्रमण करने जा रहा है, तो इसमें प्रत्येक वो राष्ट्र यह सोचेगा कि केवल वो उस पर आक्रमण नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र पर आक्रमण है, जिसका सामना किसके द्वारा किया जाएगा, सामूहिक शक्ति द्वारा किया जाएगा। इस तरह के विश्वास से यह आशा की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक नीतियों एवं कार्यों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग जो होता है एक निवारक रूप में, कि निवारक मीन्स की रोकना, इससे आक्रमणकर्ता राष्ट्र की नीतियों पर अंकुश लगता है। जो आक्रमणकर्ता होता है उसकी नीतियों पर क्या लगाया जाता है, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अंकुश लगाया जाता है, उस पर बंधन लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा क्या है, निवारक व्यवस्था के रूप में काम करती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है